मार्को और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया के जनरल बख्शी का एक आपके लिए मैं तज्जिया लेके आया हूँ ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग पर। आपने ये तज्जिया देखना है और आपने मुझे बताना है कि क्या बख्शी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लग पड़ा है। तो खैर, ये तज्जिया भी आपको सुनाते हैं और इस वीडियो के बाद, तज्जिए के बाद, मैंने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना है और आपसे कुछ इंतहाई अहम बात करनी है। ये जो मामला हुआ है स्कर्दू में, इसके हवाले से, तो वो भी आपने ज़रूर सुननी है। और हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में कुछ इस वक्त जो हालात हैं ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग के, इसके ऊपर भी साथ साथ हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार आप ज़रा बख्शी साहब को देखें कि इनको क्या हुआ, एकदम इतने अच्छे कैसे बन गए। ये सुने ज़रा ये वीडियो आप एक बार। ईरानी मिसाइलों के हमले से बौखलाया अमेरिका क्या ईरान में अपने ग्राउंड ट्रूप्स को उतारने को मजबूर हो सकता है? क्या ईरानी मिसाइलें अमेरिका और इजराइल को जमीनी लड़ाई के लिए मजबूर कर सकती हैं? जिस तरह से ईरान किसी भी सूरत में सरेंडर करने को तैयार नहीं है, जिस तरह से ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम जमीन पर अमेरिकी ट्रूप्स का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम अमेरिका से अब किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है, बल्कि ईरानी योद्धा अमेरिकी सेना का ईरान की सरजमी पर इंतजार कर रही है। हम उन्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, झुकेंगे नहीं। क्या मतलब है इसका? और क्या अमेरिका बड़े युद्ध में फंस गया है? और क्या अमेरिका के पास अब विकल्प आने वाले दिनों में नहीं रहेगा कि वो जमीन पर ग्राउंड ट्रूप्स उतारे? इसको समझने के लिए मिलिट्री वेटरन, जिन्हें आप लगातार देखते सुनते होंगे, 35 सालों तक भारतीय सेना में रहे मेजर जनरल बख्शी साहब हमारे साथ खास तौर पे मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। बख्शी साहब, सवाल मैंने भूमिका में पूछे क्योंकि ईरान की तरफ से बयान आया है कि हम किसी भी सूरत में निगोशिएशन नहीं करेंगे और हम उनके ग्राउंड ट्रूप्स का इंतजार कर रहे हैं। और ये तब जब ट्रंप ने एक तरह से सीधे सीधे धमकी दी है, या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ में ट्रंप ने एक बात और कह दी है कि ईरान के लीडरशिप के चुनाव में हमारी भूमिका होगी, हमें खामेनेई का बेटा लीडर के तौर पर कबूल नहीं है। देखिए, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का बाप का राज नहीं हो गया पूरी दुनिया पे कि वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट वो चूज कर ले कहाँ के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वेनेजुला के, ईरान के, कहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से आप सारे देशों के प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है ये बयान। देखिए साहब, अगर आप केवल आंकलन करें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पावर का, मिलिट्री पावर का, तो अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री पावर है वो ओवरवेलमिंग है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहा है, प्लीज समझिए, ठीक है। उसने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, तेल की कीमत अभी तक पहुंच जाती $100 प्रति बैरल, लेकिन 2 महीने पहले अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बोल दिया था खूब सारा तेल जितना निकाल सकते हो बाहर निकाल दो साहब, बंद होने की चांस है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा प्राइसेस चढ़ने में, लेकिन प्राइसेस चढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है साहब। मैं आपको बता दूं कि 50% तो ये तेल के, ये नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए, ठीक है। ईरान ने हिट की है, क्वातार की एलएनजी फैसिलिटी बंद हो गई है। 50%, 60% भारत की एलएनजी वहां से आती है, ठीक है साहब। अब हमारे घरों के चूल्हे महंगे हो जाएंगे साहब, फिर आप चीयर लीडिंग कर लेना डोनाल्ड ट्रंप साहब की, ठीक है ना। बड़ा शौक है लोगों को कि हम तो उनकी चीयर लीडिंग टीम है, जैसे वो लड़कियां डांस करती है ना फुटबॉल फील्ड के बाहर, तो आप करिए, हम तो नहीं करेंगे साहब, क्योंकि हमारे लोगों को अब दुख क्लेश पहुंचने वाला है, ठीक है। हमको अपने राष्ट्रहित सर्वोपरि है, अमेरिका के पहले, इजराइल के भी पहले, सब जगह के पहले भारत के राष्ट्रहित है, ठीक है। और मुझे तो अफसोस ये दिख रहा है कि ये लड़ाई साहब खिंचेगी, लेकिन 10 दिन के अंदर दोनों साइड की जीभें बाहर लटक रही होगी। भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ, ईरान के साथ। मेरा निवेदन है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है बख्शी साहब कि आप एक ही वक्त में ईरान के साथ और इसराइल के साथ कैसे अपने रिश्ते से रख सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।
और अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक मेहमान घर में बुलाकर जो जहाज़ था ईरान का उसको डुबोया भी है। अब लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन ओशन के बाहर था। मैं कहता हूं कि ये इंडियन ओशन में था, क्योंकि इंडिया तो कहता है कि ये श्रीलंका और इर्द गिर्द में जो सारा ओशन है ये हमारा है, हम इसके सेवियर हैं। तो इंडियन ओशन ही था ना यार, श्रीलंका के ओशन में भी चला गया तो था तो इंडियन ओशन ही, एक मिसाल से आप हिसाब लगा लें, जो कि इंडियन का क्लेम है। तो ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस खित्ते में। तो आपके घर के सामने ईरान का एक जहाज़ डुबो दिया अमेरिका ने, और अमेरिका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और बख्शी साहब कह रहे हैं कि जनाब हम इसराइल के दोस्त हैं और ईरान के भी दोस्त हैं। तो ईरान के दोस्त बख्शी साहब नहीं रहे आप। ईरान अब आपके ऊपर दोबारा एतबार करने वाला नहीं है, अगर करेगा तो फिर जलील होगा और उनका मुकद्दर जलालत होगा, इसमें तो कुछ शक नहीं है। ईरानियों को अब सोचना चाहिए है, अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दे और कोशिश करें जल्द से जल्द सीज फायर कराने की, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंचनी शुरू हो गई है। गैस का मामला हर घर के अंदर फर्क डालता है। हर घर के चूल्हे गैस से जल रहे हैं साहब, ठीक है। तो इतनी तो हमको अब ये अवेयरनेस होनी पड़ेगी कि हम अपना राष्ट्रहित प्राथमिकता दें। यूक्रेन की लड़ाई बाद में बंद हो, कल परसों चौथ बंद हो, पहले तो ये लड़ाई जो हमारे पिछवाड़े में चल रही है आग, इसको बुझाना होगा, नहीं तो साहब नुकसान सारी दुनिया की इकोनॉमी का हो रहा है। देखिए प्लीज आंकड़ा समझिए, ठीक है। ईरान की पूरी स्ट्रेटेजी समझिए। स्ट्रेटेजी ये है साहब, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे, ठीक है। आप जीत जाओ भले एट दी एंड, लेकिन आपको ऐसे घाव लगेंगे कि आपको साहब बंद करना पड़ेगा तिल मिला के। ये समझ लीजिए, मैंने झक नहीं मारी है 37 साल फौज में, और मुझे सच बोलना सिखाया गया था, क्योंकि लड़ाई के मैदान में झूठ नहीं चलता साहब। झूठ की बुनियाद पे जो प्लानिंग की जाती है नुकसान होता है भारी, ठीक है। फरेब आप दुनिया को प्रोपेगेंडा के लिए बोल दें, जो मिलिट्री ऑपरेशंस रूम हैं वहां पे बहुत यथार्थ की प्लानिंग की जाती है। प्लीज समझिए मैं क्या कह रहा हूं, एज अ सिपाही बोल रहा हूं, ठीक है। और मैंने दिल्ली में नौकरी नहीं की है अपनी पूरी जिंदगी, एयर कंडीशन दफ्तरों में। मैं लड़ाई के मैदानों में 5 बार जा चुका हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं साहब कि हमको ये देखना है कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है, उसने अपना कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज कर लीजिए है। आप जितने मर्जी आयतुल्लाह मार लीजिए, लड़ाई चलती रहेगी। समझ गए साहब, ये गिठान बांध लीजिए। अच्छा तो दोस्तों यही इंडियन चैनल थे और यही बख्शी था जो अमेरिका और इसराइल को कह रहा था कि ईंट से ईंट बजा दो ईरान की। और अब जब हमला कर दिया है उन्होंने ईरान के ऊपर, और ईरान ने जब थकाई शुरू की है आगे से, तो चीखें इनकी निकल रही हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने से इंडिया की 80 से 85% जो ऑयल की सप्लाई है वो रुक गई है। अब जब इनको वहाँ से ऑयल नहीं आएगा, वहाँ से गैस नहीं आएगी, तो इनकी इंडस्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। इनके जो बड़े बड़े कंपनियाँ अदारे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं होगा, होगा नुकसान पाकिस्तान को भी, लेकिन इतना ज़्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम पहले कौन सा बड़े को 30 मार का हमारी इकानमी और कितनी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा इतना नहीं होगा। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी इकानमीज़ हैं ना, इनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, और फिर ये भी हमारी तरह आपको स्ट्रगल करती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा जब अरब रियासतों में ये जो सूरत हाल बनी है, इसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके भी जो इन्वेस्ट करने की जगह हैं वो तब्दील होंगी। बहुत सारी कंपनियां इन ममालिक से निकल कर कोई सेफ जगह ढूंढने की कोशिश करेंगी, और उसमें फिर जो मुल्क भी अच्छी अपनी करेगा, कोशिश करेगा, वो अपने मुल्क में उन कंपनियों को लेके आ सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल चौकस और तैयार होकर बैठे और इन तमाम कंपनियों को ग्वादर में और आप कराची में लेकर आएँ, यहाँ पे इनसे इन्वेस्ट कराएँ। तो खैर दोस्तों ये बात थी। और अब ये जो इंडियन पहले बड़ी बढ़ के मारे थे, अब इनकी खुद की चीखें निकल रही हैं कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का भी होगा। तो इसीलिए बख्शी भी एकदम अपना बयानिया तब्दील करके अब इस हक में आ गया है कि ये जो जंग है ये बंद होनी चाहिए। तो खैर दोस्तों ये तो बख्शी की आपने बात सुनी। ये जो सकर्दू का मामला मैं आपसे कह रहा था, ये जो एहतजाज हुए हैं,
तो इसमें यूएनओ का दफ्तर जलाया गया है। अब सारा आलम बता रहा था, साफ़ी है पाकिस्तान का, उसकी मैंने देखी, तो वो कह रहा था कि यूएनओ का दफ्तर जलाया गया है, वहाँ पे कोई तलीमी इदारा बनाया गया था बच्चियों के लिए एजुकेशन का, उसको आग लगाई गई है और 2 के करीब जो सिपाही हैं उनको ज़िंदा जलाया गया है। और यहाँ तक कि एक फ़ॉरेन जो टूरिस्ट आया हुआ था पाकिस्तान में सैर व तफरी के लिए, उसको भी ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गया। तो इतने बड़े ये इंतशारी टोले ने वहाँ पे इंतशार फैलाने की कोशिश की। तो सवाल मेरा इनसे ये है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो क्या ईरान ने अपनी फ़ौजें पाकिस्तान में उतार ली थी, या ईरान के मिसाइल जाके इंडिया के ऊपर गिर रहे थे पाकिस्तान की सपोर्ट में? या कौन सा बयान दिया था ईरान ने कि जी जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, आप करें इंडिया के ऊपर हमला? तो इस तरह का बयान दिया था? हमारे भी तो मसाजिद के ऊपर हमले हुए थे, हमारे भी तो बच्चे शहीद हुए थे। तो कौन सा बयान था जनाब ईरान का? ज़रा ये जो टोला है कि चल रहा है आजकल इंतशारी टोला, मुझे दिखाए ना ज़रा, कौन सा बयान दिया था ईरान ने? तो ये जो बेगैरती है ना, आप इसको आप ख़त्म करें। रोज़ा रख के बंदा ज़्यादा इस तरह की बातें भी नहीं कर सकता। तो कौन से आप डगर के ऊपर जा रहे हैं? सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये है कि हम रहते पाकिस्तान में हैं, खाते पाकिस्तान का है, नमक पाकिस्तान का हमने खाना है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमने भौंकना है। और वफ़ादार हम, कोई ईरान का वफ़ादार बना फिरता है, कोई अफ़गानिस्तान का वफ़ादार है, कोई किसी का वफ़ादार है, किसी को हड्डियाँ इसराइल डाल रहा है, किसी को हड्डियाँ अमेरिका से आ रही हैं, किसी को इंडिया हड्डियाँ डाल रहा है। तो इस्लाम हमारा ये है कि हम गैर मुस्लिम ममालिक से हड्डियाँ लेकर और पाकिस्तान में हम हमले कर रहे हैं। तो ये जो इंतशारी टोला था जिसने ये सारी काम किया है, इनसे कोई ये तो सवाल पूछे कि किसका नुकसान किया है आपने ये सारे करके चीज़ें? अमेरिका का नुकसान किया है। इतनी तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा है तुम्हारे पिछवाड़े में, तो जाके अमेरिका के साथ लड़ो ना, जाके अमेरिका के साथ जंग करो। पाकिस्तान ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर, पाकिस्तान ने मारा है आयतुल्ला खामनेई साहब को, पाकिस्तान ने तो बाकायदा सपोर्ट किया ईरान को। वाहिद इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है जो खुल के खड़ा हुआ है ईरान के साथ। ईरान हमारे साथ इस तरह एक बार भी खड़ा नहीं हुआ। अभी हालिया की बात कर रहा हूँ, फिर लोग मसाले देना शुरू कर देते हैं कि जनाब 1965 में ये किया, तो वो इनका दौर नहीं था, मौजूदा रजीम का दौर नहीं था जो अब जो बैठा हुआ है टोला, ये इसका दौर नहीं था, वो पुराना शहनशाह ईरान का दौर था। और तब पाकिस्तान और जो ईरान थी, इनकी अलाइनमेंट थी, ये दोनों अमेरिका के कैंप में थे। तो उस वक्त ये मदद वगैरह होती रही है। अब हमारी कोई मदद नहीं की। अब तो कुलभूषण यादव पाकिस्तान में ईरान से दहशतगर्दी करते रहे हैं, आके बलोच दहशतगर्द ईरान से ऑपरेट करते रहे हैं। ये सारी चीज़ें ईरान से ही तो पाकिस्तान में होती रही हैं। कहाँ से होती रही हैं ये सारी चीज़ें? अब जब अपने इनकी पाँव दुम के ऊपर पाँव आया है, तो अब इनको पता चला है कि हमने इंडियन को यहाँ पे नहीं रखना, इंडियन को चाबहार से निकालना है। हमारी तो ग्वादर के मुकाबले के ऊपर चाबहार पोर्ट इन्होंने इंडियन को दी हुई थी, हमारी ग्वादर को फलाप करने के लिए। तो ये सारे भी तो फैक्ट है ना, ये कोई मैं हवाई बातें तो नहीं कर रहा, ये सारी बातें फैक्ट हैं, साबित शुदा फैक्ट हैं, आपके सामने है। कुलभूषण यादव किधर से आया था? क्या किसी को नहीं पता? चाबहार में क्या हो रहा था किसी को नहीं पता? सबको तो पता है। ये तो हमारे खिलाफ करते रहे हैं ईरानी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कभी भी ईरान के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं की। हमने हमेशा, पहली जंग में भी हमने ईरान को अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट किया, और वाहिद एक इस्लामी मुल्क था जो ईरान के हक में खड़ा हुआ था। और ईरान के पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे, किसी और मुल्क के नारे नहीं लगे थे, पाकिस्तान के नारे लगे थे। तो ये पाकिस्तान का किरदार रहा है, ईरान और के साथ पाकिस्तान की जो हमायत है, इस तरह पाकिस्तान ने की है। और अब भी जब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तो किन ममालिक का शुक्रिया अदा किया उन्होंने? पाकिस्तान का किया, चाइना का किया, रशिया का किया। तो जिन 3 ममालिक का शुक्रिया अदा किया उन्होंने सपोर्ट के लिए, उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो ये जो इंतशारी लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये किन के पेरोल के ऊपर चल रहे हैं। अगर तुमको ईरान के लिए लड़ना है तो जाओ यार, ईरान में बॉर्डर खोलो, भेजो इन सबको ईरान में, जाएं वहाँ पे जाके लड़ें। इराक में अमरीकी अड्डे हैं, वहाँ पे जाके बमबारी करो, वहाँ पे जाके फटो, अमेरिका में जाके फटो, जिधर तुमने फटना है। पाकिस्तान में क्यों फटते हो? पाकिस्तान की अमलाक को क्यों नुकसान पहुंचाते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खाते पाकिस्तान का हो, पीते पाकिस्तान का हो, रहते पाकिस्तान का हो, नमक हराम करते हो। वो सबसे पहले जिस मुल्क में रहते हैं उसके हक में बातें करते हैं, किसी दूसरे के लिए अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाते। पता नहीं कौन सी दुनिया के जाहल लोग हैं ये जो
पाकिस्तान में आके बैठ गए हैं। जंग ईरान और इसराइल की लगी हुई है, अमेरिका हमले कर रहा है, जला पाकिस्तान को रहे हैं, एम्बेसियों में हमले पाकिस्तान में जाके कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो किधर का यार ये तुम लोग काम कर रहे हो? ओ भाई अमेरिका में जाके फटो ना, उधर तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। फटो ना, जाके अमेरिका में जाओ, फटो एक बंदा जाके अमेरिका में, उधर जाके हमले करो। यूरोप में जाके फटो, इसराइल में जाके फटो, जो हमले कर रहे हैं उधर तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने के लिए तुम सबसे आगे होते हो। तो कम से कम हमें सोचने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी बने, अल्लाह के बंदो पाकिस्तानी बनो। 57-58 इस्लामी ममालिक में अगर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने का मौका दिया है तो सोचने की बात है कि क्यों अल्लाह पाक ने एक इस्लामी ताकत अभी तक एटमी है, वो पाकिस्तान है। और ये कोई अल्लाह की मर्जी के बगैर चीज़ें हो जाती हैं? नहीं ना। तो फिर सोचने की बात है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है आपको समझ नहीं आ रही इस वक्त। पाकिस्तान ने पूरी इस्लामी दुनिया को जंग से बचाया हुआ है। अगर पाकिस्तान ना होता तो जिस तरह ये गल्फ ममालिक के ऊपर तुम्हारी ये जो मिसाइल जाके गिर रहे हैं ना ईरानियों के, तो अब तक वो तुम्हारे ऊपर हमला कर चुके होते। हालांकि मैं किसी गल्फ ममालिक का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इनके मुखालिफ हूँ एक लिहाज से, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर अभी तक हमला कर चुके होते। सऊदी अरब के ऊपर जो तुम्हारे जाके, हालांकि ईरान इनकार कर रहा है, उसमें शायद कोई जो फसाद फैलाना चाह रहे हैं ऐसे ताकतें भी मौजूद हैं। तो अगर उस तरह का वो ताकतें भी कामयाब हो जाती तो आज सऊदी अरब भी ईरान के ऊपर हमला कर चुका होता। तो पाकिस्तान का किरदार है तो ये किसी मुल्क, इतने ज़्यादा ड्रोन गिरने के बावजूद, इतने ज़्यादा मिसाइल हमले के होने के बावजूद इन ममालिक ने अभी तक नहीं ईरान के ऊपर जवाबी हमला किया। तो ये सारी सोचने की बातें हैं, बिल्कुल जाहलों की तरह। ना वो पढ़े लिखे हो, ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हो, ना तुम्हारी कोई नज़र है कि आलमी मंजरनामे के ऊपर क्या हो रहा है, क्या कौन किधर किस तरह किरदार अदा कर रहा है, कोई नहीं सोचते। उठ के पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान की अमलाक को जलाना शुरू कर देते हैं। तो इस जहलीत से बाहर आओ, खुदा के बंदों, कोई अकल के नाखुन लो। एक बंदा उठता है, वो तो पैसे ले रहा होता है किसी एजेंसियों से, वो तो ख़रीदा होता है किसी लोगों का, वो तुम्हारे मजहबी जज्बात भड़का के वो तुम्हें उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए शुरू कर देते हो। चलो एक मिसाल है, तुम पाकिस्तान में इंतशार फैलाओगे तो फिर क्या अमेरिका के पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे? पाकिस्तान में अमेरिका की एम्बेसी जला दोगे तो क्या अमेरिका ईरान के ऊपर बमबारी बंद कर देगा? इससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा तुम्हारी एम्बेसी जलाने से? बल्कि तुम एक और मुस्लिम ममालिक को इंतशार की तरफ धकेल दोगे। तुम तो उनके साथी बन जाओगे, जो अमेरिका और इसराइल का एजेंडा है तुम तो उनके ऊपर चल रहे हो। अगर इसी तरह इंतशार फैलाओगे, यही तो वो चाहते हैं तुमसे कि यही तुम काम करो। अगर पाकिस्तान को तुम बर्बाद करने की तरफ जाते हो या इधर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हो तो क्या तुम ईरान और अमेरिका और इसराइल के झंडे के ऊपर नहीं चल रहे? एक मुस्लिम दुनिया की जो स्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर है, अगर उसमें इंतशार फैलाते हो तो किसके झंडे के ऊपर काम कर रहे हो? ये जो साथ में हमारे नमक हराम है, ख्वारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, जहन्नमी कुत्ते हैं जो, तो ये जो काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो अमेरिका और इसराइल का एजेंडा ही तो को फॉलो कर रहे हैं ना, इंडिया के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं ना। एक इस्लामी आटमी ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। कौन सा इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम मदरसों में, मसाजिद में हमले करें, नमाजियों को शहीद करें, आम आवाम को शहीद करें जिनका तल्लक ही कोई नहीं है इन सब के साथ, कोई कार्रवाई के साथ, इमाम बारगाहों में हमले करें? कौन सा इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है? और कौन सा इस्लाम ये कहता है कि आप अमेरिका से पैसे पकड़ो और पाकिस्तान में खुद कुछ बमबार हमले करो? कौन सा इस्लाम कहता है कि अपने मुसलमानों के खिलाफ खुद को उड़ाओ? तो अगर किसी के पास कोई है इसकी तशरीह तो मुझे बता दो। तो ये स्कर्दू के मामले पे मेरा दिल बड़ा अफसरदा था कि ये जो मामलात किए गए हैं ये इंतहाई अफसोसनाक बात थी। तो बड़ा दिन का मैं भरा हुआ था, लेकिन मसला ये होता है कि रोज़ों के महीने में, रमज़ान में, बंदा कोई ऐसी बातें भी नहीं कर सकता, ज़रा अपने आप को कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए मैं बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मामलात हैं, डेली की डेली खबरें आ रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही हैं जो आपके साथ शेयर करना भी बनती हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि रमज़ान का महीना है। मैं सोचता हूँ कोई न्यूज़ गलत हो या कोई मैं गलत चीज़ आपके साथ शेयर ना कर दूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुहतात चल रहा हूँ। तो बाकी आपकी दोस्तों इसके ऊपर क्या राय है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।